हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा लाइव प्रोसेस के इस पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया और हमने इसको एक्सप्लेन किया यहां तक। इस पार्ट में हमने पिछले वीडियो में बताया डिफरेंस बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग। साथ में हमने इन सभी वर्ड्स के मीनिंग एक्सप्लेन किए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। व्हाट आर लाइव प्रोसेस, इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे और अगेन हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करते हुए। सबसे पहले व्हाट आर लाइव प्रोसेस। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। अब देखो, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, पिछले पार्ट पर, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेंटेनेंस की प्रोसेस लगातार चलती रहती है। लेकिन हम अब क्या कह रहे हैं कि मेंटेनेंस की ये प्रोसेस तब भी चलती रहती है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ विशेष नहीं कर रहा होता है, तब भी ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रही होती है। ओके, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, तब भी जब हम बैठे रहते हैं इन द क्लासरूम में, इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप, जब हम सो रहे होते हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, ये मेंटेनेंस की प्रोसेस जारी रहती है। हमेशा शरीर अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने सेल्स को रिपेयर करता रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो प्रोसेस लगातार इस मेंटेनेंस के काम को करने में हमारी हेल्प करती है, शरीर में ऐसा काम करती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दोज प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस और कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, these maintenance process are needed to prevent, ये प्रोसेस जरूरी है रोकने के लिए। क्या? ब्रेकडाउन, किसी भी सेल का टूटना। एनर्जी नीडेड फॉर देम, और उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उस चीज के लिए, रोकने के लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और ये एनर्जी कहां से आती है? शरीर से बाहर से। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने से जो एनर्जी मिलती है वो शरीर को टूटने से बचाती है। ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म which will called food to the inside, a process we commonly called nutrition। अब देखो, सबसे पहली लाइफ प्रोसेस का जिक्र किया कि इन सभी सेलों को, इस डैमेज को, सेलुलर डैमेज को रोकने के लिए जो ताकत चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो ताकत या वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी किस रूप में मिलेगी? उसको हम क्या कहते हैं? फूड कहेंगे। और फूड को इनटेक करने की कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन से हमें जो ताकत मिलती है वो हमें हमारी सेलुलर प्रोसेस को जारी रखने में मदद करती है, साथ में हमारे मेंटेनेंस में और रिपेयरिंग में मदद करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और शरीर को टूटने से, सेल को टूटने से, मॉलिक्यूल्स को टूटने से रोकती है। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज टू ग्रो, अगर शरीर का साइज बढ़ेगा, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, तो हमें बाहर से और एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें, और ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, और तीसरे शब्दों में कहें तो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत भी होगी। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, और क्योंकि जीवन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे टिका हुआ है, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, और सारे के सारे फूड सोर्स, चाहे कोई भी आप ये कार्बोहाइड्रेट उठाइए, कार्बन होता है,
प्रोटीन उठाइए कार्बन होगा, फैट उठाइए कार्बन, सारे के सारे फूड सोर्स इनमें कार्बन मौजूद होगा ही होगा। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कहें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशनल प्रोसेस को फॉलो करेगा, उसको अपनाएगा। सब एक जैसे खाना नहीं खा सकते हैं, सब एक जैसे न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हैं, और सभी में न्यूट्रिशन का टाइप एक जैसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबकी जरूरत और सबका कार्बन बेस्ड फूड अलग अलग होता है ना। अब हर कोई काम करने का तरीका एक जैसा कैसे रख सकते हैं? सिमिलरली आप हर किसी ऑर्गेनिजम्स का आप देखिए, एनिमल्स को देखिए, उनके खाने का तौर तरीका देखिए, आप ह्यूमन बीइंग्स को देखिए, उनके खाने का तौर तरीका देखिए, आप बर्ड्स को देखिए, उनके खाने का तौर तरीका देखिए। तो हम जितने भी एनिमल्स देखते हैं, जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखते हैं, सबका फूड को लेने की प्रोसेस अलग अलग होती है। कुछ फंगस को देखिए आप, प्लांट को देखिए आप, तो सारा न्यूट्रिशनल प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड। वेराइड मतलब अलग अलग। बाहर से मिलने वाला जो फूड है हमारे लिए वो सब अलग अलग तरह का है। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल, और एनवायरमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता है। दी सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली converted a uniform source of energy that can be used various molecular movement needed for the maintaining living structures as well as the kind of molecules the body need to grow। देखो कितना बड़ा सेंटेंस इन्होंने दिया है, इसको अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। ओके, यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं हम। These sources of energy therefore need to be broken डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी के हैं, जिसको शरीर हर ऑर्गेनिजम्स का एब्जॉर्ब करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, वो अपने अकॉर्डिंग बदलता है, अपने अकॉर्डिंग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो हमारा शरीर फूड का किसी भी सोर्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अगर हम ग्लूकोज की फॉर्म में या सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो हमारा शरीर उस फूड के किसी भी सोर्स को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ फूड क्या है, टाइप्स ऑफ फूड क्या है। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड, और लास्ट में कन्वर्ट करेगा टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड, और उस फॉर्म में यूज कन्वर्ट कर देगा शरीर उस फूड के सोर्स को तोड़कर, जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे में हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है ना, तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज। तो शरीर हमारा पहले उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा, और ग्लूकोज वो फॉर्म है जिसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो हमारी जरूरत है, जिसको हम हमारा शरीर यूज कर सकता है। सपोज हमने प्रोटीन लिया, दालों से लिया, दालों में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को सबसे पहले हमारा शरीर एमिनो एसिड में बनाएगा, क्योंकि एमिनो एसिड को हमारा शरीर यूज करेगा। ठीक है, तो जिस तरह का हम खाना खाते हैं उसको पहले छोटे पार्ट में तोड़ेगा शरीर, और फिर उसको इस्तेमाल करेगा, यानी कि अपने इस्तेमाल करने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और ये ना केवल हम में, ये सभी के अंदर होगा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। और द वेरियस मोलिकुलर मूवमेंट नीड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, और वेरियस मोलिकुलर मूवमेंट जो जरूरी है इस लिविंग स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, यानी कि हमारी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए। एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड टू ग्रो, और उस मॉलिक्यूल्स के जिससे शरीर ग्रो करेगा, जिससे बड़ा होगा। फॉर दिस, इसके लिए ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। तो शरीर के अंदर एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी केमिकल रिएक्शंस की, बड़ा है, फिर छोटी है, फिर छोटी और फिर छोटी और फिर सबसे छोटा। तो इन श्रृंखलाओं की जो सीरीज शुरू होगी वो सारी की सारी का परिणाम एक ही होगा कि फूड के उस टाइप को छोटे पार्ट में तोड़ना है
और फिर उसको अपने शरीर में यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज करके शरीर को ग्रो कराना है और शरीर की अलग अलग प्रोसेस को, अलग अलग सेल्स को रिपेयर और मेंटेन करना है। ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वर्ड आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हो। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइज करना और रिड्यूसिंग मीन्स रिड्यूस करना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और सिमिलरली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो तोड़ने की इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के हेल्प से भी हम समझ सकते हैं। इसके बारे में हम आपको केमिस्ट्री के अंदर भी और डिटेल में बताएंगे। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिम्स यूज ऑक्सीजन, और इसके लिए बहुत से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं सोर्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ऑफ द बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से फूड सोर्स को तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के बताता हूँ। जैसे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि हमारे पास सबसे पहले ग्लूकोज होगा, ठीक है। ग्लूकोज को हमारे पास हुआ ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदलने की इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज के लिए और लिसिस मतलब स्प्लिटिंग। ग्लूकोज को तोड़ने की इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को किस में तोड़ा, पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड को शरीर यूटिलाइज करेगा एनर्जी लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जिसके लिए हम ये सारी चीज पढ़ रहे हैं, एनर्जी बनाएगा। तो इस प्रोसेस के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो इसको हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, देखो। और ये ऑक्सीजन कहाँ से, बाहर से, जो हम रेस्पिरेशन से ले रहे हैं। तो इस तरीके से शरीर अपनी जरूरतों को पूरी करता रहेगा। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिम्स यूज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यूज कर देंगे जो कहां से आती है, बाहर से, शरीर के बाहर से, यानी कि एनवायरमेंट से, हम रेस्पिरेशन से लेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड इज व्हाट वी कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को शरीर से बाहर से ऑब्टेन करते हैं और उसको अपने शरीर में फूड को छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, यहां तक रेस्पिरेशन हो गया हमारा। नाउ इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें हम, तो क्या कहते हैं, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। तो उनमें ना तो फूड देने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है, क्योंकि सेल ही एक है, सिंगल है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, रिमूवल के लिए कोई ऑर्गन नहीं है। क्यों? बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्यों? सिंगल सेल है, यानी कि ये एक सेल है। अब इससे कुछ भी करेंगे तो सारा का सारा काम यही सेल करेगी। ये खाने को अंदर भी लेगी, फूड को इनटेक भी करेगी और फूड को रिमूव भी करेगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी करेगी, रिडक्शन भी करेगी, रिमूवल भी करेगी, सारा का सारा काम यही करेगी। और करेगी भी क्यों? क्योंकि इसकी पूरी की पूरी सरफेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के संपर्क में है। कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म नहीं होती, एक सिंगल सेल ही सारा काम करेगी। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई विशेष ऑर्गन नहीं बनते। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन जैसे जैसे शरीर का साइज बढ़ता चला जाता है तो ये डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म्स, अब बात करते हैं मल्टीसेलर, मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेल हो। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आया एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म्स, है ना, जिसको हम सिंगल सेल का। द ऑर्गेनिज्म्स which are made up of single cell are called unicellular organism, and the organisms which are made up of multicellular, ठीक है, many cells are called multicellular। multicellular क्या होगा? जो मेड अप ऑफ होते हैं many cells से, राइट।
तो what is unicellular organisms which are made up of single cells and multicellular organisms which are made up of many cells. All the cells may not be in direct contact. अब क्योंकि एक से ज्यादा सेल्स है, हर सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पेरिफेरी में संपर्क में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमारी सिर्फ बॉडी सरफेस जो ऊपर की सेल्स है वो कुछ सेल्स एनवायरनमेंट के सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट में, लेकिन इनके नीचे जो सेल्स है वो नहीं है। ये सभी ऑर्गेनिम्स में, सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स में जरूरी है कि सारी की सारी सेल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होंगी। All the cells may not be direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of the all the cells. अब बेटा देखो यहाँ पर आया है एक क्वेश्चन आता है कि भाई simple diffusion is not will not meet the requirement of the all the cells. अब सिंगल सेल जो ऑर्गेनिम्स थे इनकी सेल्स एक ही है, बाहर से आना और अंदर से बाहर की तरफ मूव करना डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो सकता है क्योंकि एक ही सेल है, एक ही सेल्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स की जैसे हमारी है, तो हो सकता है हमारी बॉडी सरफेस पे कुछ सेल्स के अंदर कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स, गैसेज डिफ्यूजन की प्रोसेस से आ जाए और उन सेल से चले जाए, लेकिन सारी की सारी सेल्स में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हर लिविंग ऑर्गेनिम्स में, हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती है और इसी कारण उसमें डिफरेंट सेल्स कंबाइंड होके डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम बनाने का काम करती है। ओके, आई होप यहां पर आप समझ गए होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल सेल बिकॉज they are not in direct contact of the surrounding environment, right? Now we have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in function. और अब देखो जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स हो गया तो हमने क्या कहा, मल्टीसेलुलर एक से ज्यादा सेल्स कंबाइंड हुई टिश्यू बना, टिश्यू ने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया और हर ऑर्गन एक स्पेशल फंक्शन का करता है, कैरी करता है। ठीक है, हर सेल्स, सारी सेल्स जुड़कर या बहुत सी सेल्स जुड़कर एक स्पेशल टिश्यू बनाती है एक कॉमन काम करने के लिए, एक विशेष काम करने के लिए। फिर कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये हमें पता ही है कि सेल है, सेल आपस में जुड़ेंगी, द ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर और स्पेशल फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, और टिश्यू आपस में जुड़कर टू परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन टू फॉर्म ऑर्गन, एंड ऑर्गन कंबाइंड टू परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और ये सारी चीजें आप पहले से अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना? अगर नहीं जानते हैं तो हम फिर भी इसको पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सेल्स होती है, यूनिसेलर में एक ही सेल्स है तो हम एक ही सेल्स की बात कर रहे हैं, वो सारा काम कर लेगी। लेकिन हम बात करें मल्टीसेलर की तो मल्टीसेलर में एक सेल सफिशिएंट नहीं होती है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, इसलिए वो आपस में जुड़ जाती है और टिश्यू बनाती है। टिश्यू के बाद क्या बनाती है, आपस में जुड़कर ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। उसके बाद है इन देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग, इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट the uptake of food and oxygen will also be function of the specialized tissue। तो इसलिए भी हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को लेना या फूड को लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन अपने आप बनेंगे। ओके, नाउ हाउएवर दिस प्रोसेस दिस पोजेज ए प्रॉब्लम, इसमें एक समस्या है। सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट ए प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म while all part of the body need them। अब देखो लेने के लिए तो फूड और ऑक्सीजन कुछ एक ही पार्ट है, लेकिन जरूरत तो सबकी ही होती है, लेना तो सभी को ही होता है। ऑक्सीजन की सबकी जरूरत है, फूड की सबको जरूरत है, एनर्जी की जरूरत सभी सेल्स की है, सभी टिश्यू की है, सभी ऑर्गन की है। फिर क्या करेंगे, दिस सिचुएशन क्रिएट्स नीड फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन। तो जरूरी होगा कि जिसने वो लिया है, ऑक्सीजन को जिस ऑर्गन ने लिया, फूड को जिस ऑर्गन ने लिया,
वहां से ऑक्सीजन का और फूड का अदर वहां तक ट्रांसपोर्टेशन हो। ठीक है, और इससे एक नए ऑर्गन सिस्टम की स्ट्रक्चर का बेस क्लियर होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम। कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, और इसका काम क्या होगा, फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, दूसरे पार्ट, दूसरे ऑर्गन, दूसरी सेल्स तक पहुंचाना। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproduct। अब देखो इन्होंने क्या किया, बाय प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगी। आर नॉट ओनली यूजलेस, जो कि हमारे लिए काम नहीं करते, हमारे लिए बेकार है, यानी कि सेल्स और बॉडी के लिए यूजलेस है, बट कुड इवन हार्मफुल, और हार्मफुल भी है, तो उनको हम शरीर में नहीं रख सकते। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर need to be removed from body and discarded outside by the process called excretion। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इससे हमारा एक और ऑर्गन सिस्टम बन के आया, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगेन, इफ द बेसिक रूल्स ऑफ द बॉडी डिजाइन in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells, this excretory tissue। और इसके बाद अब ये हम कंप्लीट करते हैं। तो अब तक हमने जो ऊपर पढ़ा उसको मैं फिर से समराइज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम आगे भी आपसे डिस्कस करेंगे, और आगे भी हम आपको डिस्कस करते रहेंगे इन क्वेश्चन के बारे में, और यहां पर भी थोड़ा सा। तो इसको हम पीछे को समराइज कर देते हैं। हमने पढ़ा कि शरीर की जो जरूरत है वो है फूड। फूड को कहां से लिया, बाहर से लिया। ठीक है, लेने के लिए जो हमारे पास थी वो थी सेल, तो हमारे पास थे यूनी मतलब यूनिट, ओनली वन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। दोनों ही क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में सारा का सारा काम एक सेल करती है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ये सारा का सारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारा काम करने के लिए अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इसको स्मॉल पार्ट में तोड़ने का काम करेगा। फिर इसको ऑर्गन ने लिया और दूसरे की जरूरत है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो अननेसेसरी मटेरियल बचता है यूटिलाइजेशन करने के बाद, तो उसको रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन शॉर्ट, in these chapters we will discuss about main 4 process. First is nutrition, second transportation, third respiration, and last excretion. These are the main life process we will discuss in these chapters. Okay, in next upcoming video we will discuss about the nutrition. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, चैप्टर नहीं, अगले वीडियो में न्यूट्रिशन से डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।